नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार पुलिस नीट केस में पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है। जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से इस मामले में एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरुआती वक्त से ही, चाहे वो एसएचओ हो, थानेदार हो, उन सभी के गलत रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया। पूरे के पूरे केस को अलग एंगल से मोड़कर देखा। अब पुलिस अपनी ही बातों से मुकरती हुई नजर आ रही है। दरअसल नीट केस में एफएसएल की रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी में कैसा मोड़ दिया है, जिसके बाद यह तय था कि पुलिस के लोगों पर कार्रवाई होनी है। लेकिन कार्रवाई हुई किस पे? सिर्फ और सिर्फ थानेदार पर, सिर्फ और सिर्फ एसएचओ पर। तो सवाल यह है कि एएसपी क्यों नहीं? एएसपी जिन्होंने गलत बयानी की, जिन्होंने इस पूरे मामले में सर्टिफिकेट और क्लीन चिट बांटने की कोशिश की, जिन्होंने कहा कि अरे नहीं, लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, उसके साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो नींद की गोलियां खा चुकी है, वो नशे की गोली खा चुकी है और इसलिए उसकी जान चली गई। तो सवाल यह है कि आखिर इन अधिकारियों पर कार्रवाई कब? क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका तो इन्हीं की है, क्योंकि शुरुआती वक्त से चुनिंदा बिहार के पत्रकार हो या फिर इसके अलावा कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे इस पूरे मुद्दे को कैंपेन बना के आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता तो शायद 20 दिनों बाद एफएसएल की वो रिपोर्ट नहीं आती जिसके जरिए ये तय हो चुका है कि लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। तो अब सिलसिलेवार तरीके से सुनिए कि किसकी किसकी भूमिका संदिग्ध है। सबसे पहले सहजानंद का वो क्लिनिक जहां पे उनकी भूमिका संदिग्ध है। डॉक्टर सहजानंद जिन्होंने कहा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जरिए एक लेटर लिखवाया कि डॉक्टर सतीश को जान को खतरा है, उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो, उनके ऊपर किसी भी तरीके से लोग हमला ना करें, उनके हॉस्पिटल को कोई नुकसान ना पहुंचे, उन्हें सुरक्षा की दरकार है। तो सबसे पहले तो सहजानंद की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक अगर लड़की के कपड़े पर स्पर्म है तो उसके बाद जहां प्रभात मेडिकल जाती है और डॉक्टर सतीश उस बच्ची का इलाज करते हैं और तकरीबन 4 से 5 दिन तक इलाज चलता है और उसके बाद भी उस बच्ची की जान चली जाती है, तो फिर उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि उन्हें भी शुरुआती वक्त से सब कुछ मालूम था कि लड़की के साथ क्या हुआ है। कहते हैं कि डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपता है और ना छिपाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर सतीश और सहजानंद को सब कुछ मालूम था कि बच्ची के साथ हुआ क्या है। अब वहां पे पहुंचती है थानेदार और एसएचओ साहब, जिनके ऊपर फिलहाल एक्शन हो चुका है। जरा उनका नाम मैं बता दूं, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई की वो चिट्ठी भी, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, और क्योंकि ये बिहार पुलिस से बार बार धमकाते रहती है कि हम एफआईआर कर देंगे, तो इनके लेटर के मुताबिक सब कुछ दिखाना बताना जरूरी है। चित्रगुप्त थाना कांड संख्या 1426 की समीक्षा के दौरान अपर थानाध्यक्ष कदम कुआं, अवर निरीक्षक हेमंत झा और थानाध्यक्ष चित्रगुप्त नगर अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को असूचना संकलन एवं समय कार्यवाही करने में परिलक्षित हुई विफलता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ये पुलिस की भाषा में आसान शब्दों में समझाती हूं कि इन्होंने शुरुआती वक्त में जो जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाई उसमें खामियां थी और इस खामियों के आधार पर इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। अब ये दोनों हैं क्या? एक थानेदार और एक एसएचओ। थानेदार कौन है? रोशनी कुमारी जी, और एक और भाई साहब हैं हेमंत झा, आई थिंक, हाँ हेमंत झा। इन दोनों के ऊपर अब ऐसी भाषा है जिसको समझना भी मुश्किल है, किसका क्या पता है। इन दोनों के ऊपर एक्शन हो चुका है। तो अब इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर एएसपी साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, कोई दरिंदगी नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि छोटी मछलियों पर एक्शन और शार्क और वेल बच जाएंगे, क्यों? किसके इशारे पर? क्या एएसपी पे एक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे, और कुछ और चेहरे बेनकाब ना हो तब तक ये हम सबकी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि अब फिर से हम आते हैं उस पॉइंट पे जिसकी तरफ इशारा बार बार पप्पू यादव जैसे नेता अकेले, मैं आपको फिर इस पूरे केस में बता दूं कि पप्पू यादव के अलावा प्रशांत किशोर बस 1 से 2 दिन नजर आए हैं, वो भी फिर उनकी सक्रियता हमें नहीं देखने को मिली। मैं प्रशांत किशोर को लेकर हमेशा रिपोर्ट तैयार करती हूँ, हमेशा उनकी तारीफ करती हूँ, लेकिन मुझे उनसे भी इस केस में निराशा हुई है कि मात्र 2 दिन के बाद उनकी भी सक्रियता इस पूरे केस से खत्म हो गई है। पप्पू यादव ने हर दिन खोलकर कहा, इसे मुहिम बनाकर चलाया। पप्पू यादव ने कहा कि इसमें हॉस्टल मतलब जो बिल्डिंग है, हॉस्टल बिल्डिंग, उसके मालिक की गिरफ्तारी होती है, संचालक की यानी अग्रवाल दंपति की गिरफ्तारी क्यों नहीं? पप्पू यादव का एक और इशारा था,
वो इशारा ये कहता है कि सबसे बड़ी भूमिका तो उन दो लोगों की है। और वो दो लोग कौन है? एक को बताया कि संवैधानिक ओहदे पर बैठा हुआ किसी का बेटा और एक मंत्री पुत्र, इन दो को बचाया जा रहा है। इस पूरे केस के मूवमेंट को और पुलिस के एक्शन को देखकर यह शुरुआती वक्त से ही लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा चेहरा जरूर है जो बहुत पावरफुल है, जो हर स्तर पे चीजों को मैनेज कर रहा है। अब सिलसिलेवार तरीके से आप सुनिए कहां कहां लोग मैनेज हुए हैं। डॉक्टर सहजानंद, जो पटना के बहुत मतलब नामी डॉक्टर हैं, और उनके बारे में एक अच्छी बात यह है, मैं उनकी तारीफ भी जरा कर दूं कि वो कम शुल्क में, मैंने जब पटना में लोगों से बात की तो पता चला कम शुल्क में वो लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन इस केस में उन्होंने संजीदगी क्यों नहीं दिखाई? डॉक्टर सतीश, जिनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है, सबसे ज्यादा संदिग्ध है, और उनकी भूमिका को लेकर जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया तो सहजानंद, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी वो मेंबर हैं, उन्होंने एक लेटर जारी करवा दिया। मतलब डॉक्टरों का गिरोह पूरा एक्टिव हो गया। उसके बाद आते हैं हम एएसपी। एएसपी ने एक गलत स्टेटमेंट दिया। पहले उन्होंने कहा कि नहीं, लड़की ने नशे की गोली खा ली है, नींद की गोली खा ली, और बाद में कहा कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सामने आए जिसमें डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं, हम रेप की घटना से या कुछ दरिंदगी से इनकार नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट मतलब उसके बाद से अभी तक, अभी एम्स के डॉक्टर ने, पटना एम्स के डॉक्टर ने ये कहा है कि उनके डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरीके से नहीं आया है। ये जो मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूं जिसके आधार पर बच्ची के कपड़े पर स्पर्म पाए गए हैं, वो एफएसएल के रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें डिटेल सब कुछ पता चलेगा कि कहां कब किसके साथ, उसके साथ क्या हुआ, एक लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की या ये बलात्कार की घटना है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए तस्वीर साफ हो जानी है। लेकिन अभी तक उसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, उसको लेकर भी डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यह एफएसएल की रिपोर्ट भी तब आई है जब बच्ची के परिजनों ने उसके कपड़े कुछ प्रोवाइड किए थे, और तब एफएसएल रिपोर्ट में ये सामने तस्वीर आ गई कि उस बच्ची के कपड़े पर स्पर्म था। तो मेरा सवाल आप सभी के सामने था और आप भी आवाज उठाइए बिहार पुलिस से बिना डरे, बिना हिचके, कि बिहार पुलिस छोटे लोगों पर यानी थानेदार और एसएचओ पर कार्रवाई कर रही है, और एएसपी या और भी अधिकारी जिनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है, जिन्होंने इस पूरे केस को बरगलाने की कोशिश की, उनके ऊपर एक्शन कब और उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? वो किसे बचा रहे हैं? वो कौन चेहरा है जिसका बेनकाब होना अभी भी बाकी है? हम कब तक इंतजार करेंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं आप सभी दर्शकों के सामने बार बार दोहराती हूं कि ये सिर्फ एक बच्ची की लड़ाई नहीं है, ये उन तमाम हजारों लाखों बच्चियों की लड़ाई है जो पटना या पटना के अलावा अन्य जिलों में भी अपने घर से बाहर निकलकर किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। अभी हॉस्टल में रहना एक बदनुमा दाग बन चुका है। ऐसा लगता है कि अगर किसी की बच्ची हॉस्टल में रहती हो और पढ़ाई करती हो तो उसके आस पड़ोस या नाते रिश्तेदार के लोग उसको टॉन्ट करेंगे, अरे आपकी बच्ची हॉस्टल में रहती है। तो जब तक एक सुरक्षित माहौल बच्चियों को पटना में या फिर बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में नहीं मिल जाता, तब तक इस लड़ाई को हमें जारी रखनी है। और जो भी गुनहगार लोग हैं वो किसी भी सूरत में ना बख्शे जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आप सभी दर्शकों पर पूरा यकीन है कि आप साथ निभाएंगे इस मुहिम में।